हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 66 प्री है 27 दिसंबर को। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें करीब जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक के मटेरियल्स होंगे। मतलब जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक के कितने घटनाक्रम हैं, क्या क्या है, उन सबको बताएंगे इसमें। ठीक है, तो इसके कई सारे पार्ट्स होंगे, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि जनवरी से अक्टूबर तक का एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। वो आएगा भी तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम आज शुरुआत कर रहे हैं पहली वीडियो की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और इसकी पीडीएफ जो है आपको पेड ग्रुप में दे दी जाएगी। लेकिन पेड ग्रुप वालों से भी है कि आप पीडीएफ पढ़िए, पीडीएफ के साथ साथ आप वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि पीडीएफ से कुछ ज़्यादा आपको वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बीपीएससी 66 बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित है। तो सबसे पहले बिहार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कई सारे, तो उनमें छात्रों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, बिहार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ए आई सी टी ई ने, मतलब AICTE और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे हो सकता है कि बिहार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए AICTE ने किसके साथ समझौता किया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, या फिर किन कंपनियों के बीच में, किन के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। आगे है, बिहार में चुनाव हुआ अक्टूबर, है ना, अभी 10 नवंबर को इसका परिणाम भी घोषित हुआ है। तो इसमें जो पहले चरण का मतदान हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो हुआ बांका जिला। ठीक है, कितना हुआ, 60.56%, 60.56% मतदान हुआ है बांका जिले में। ये पहले चरण का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। ठीक है, और पूरे बिहार में कितना मतदान हुआ ये भी पता होना चाहिए। तो लगभग 54 से 56% मतदान हुए, 54 से 56% मतदान हुए हैं टोटल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमें, आंकड़े हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं पे बिहार नाम नहीं लिखा गया है, तो बीपीएससी स्पेशल है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बिहार है। ठीक है, बिहार ही है, बिहार के बारे में ही बताया गया है, तो ये इस पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको। चलिए आगे हैं, माही गुप्ता कौन है ये? माही गुप्ता एक ट्रांसजेंडर है। इनको नोएडा मेट्रो में बुकिंग ऑपरेटर बनाया गया है। नोएडा मेट्रो में बुकिंग ऑपरेटर नियुक्त किया गया है माही गुप्ता को, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। यह भारत में ऐसा एक पहला उदाहरण है। ठीक है, तो माही गुप्ता जाहिर सी बात है बिहार की होंगी, इसलिए इनका नाम आया है। ठीक है, तो ये माही गुप्ता बिहार की रहने वाली है। ठीक, चलिए अब महाधिवक्ता। महाधिवक्ता संविधान के भाग 6, है ना, भाग 5 क्या है? एक है आपका राज्य, दूसरी नागरिकता है, मतलब देश के बारे में ना, कि दूसरी नागरिकता है, फिर तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, या नीति निर्देशक सिद्धांत। 4 का में आता है मौलिक कर्तव्य, और 5 में आता है संघ। 5 में जो संघ है, संघ का अनुच्छेद है 52 से 151 तक का है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आता है राज्य।
ठीक है, 152 के आगे, ठीक है। तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, है ना, एडवोकेट जो जनरल है, राज्य के न्यायिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो अनुच्छेद है ये संविधान के 165 अनुच्छेद 165 के तहत इनके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 165 में। और कौन हो सकता महाधिवक्ता? महाधिवक्ता वो हो सकता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके पास होगी, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 165 याद रखना, 165, ये सभी राज्यों के लिए, या सभी राज्यों के लिए, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, ठीक है। तो महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 165 के तहत, ठीक। और भाग है 5 नहीं 6 है, ठीक। तो प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 165 दिया गया है इसमें। तो बिहार में राम बालक महतो का निधन हुआ है। तो राम बालक महतो कौन से? ये महाधिवक्ता थे। राम बालक महतो जो थे वो पूर्व महाधिवक्ता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, ये चर्चा में रहे। और इस समय अगर देखा जाए कि बिहार में महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम है ललित किशोर। ललित किशोर जो हैं वो बिहार के महाधिवक्ता हैं, ठीक है। चलिए, ये बिहार के महाधिवक्ता इस समय कौन है? अजीत ललित किशोर, ठीक है। आगे देखते हैं, अजीत सिंह है कोई, बिहार के ही होंगे, है ना, तभी इनका नाम आया। तो अजीत सिंह है, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिटोरियल बोर्ड में नियुक्त हुए हैं। कहाँ पे? अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिटोरियल बोर्ड में नियुक्त किया गया है अजीत सिंह को, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि ये जो अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये किसके तहत काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत काम करता है, ठीक है। अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ठीक है। अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका है, जो कि अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत प्रकाशित होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाम क्या है? साइंस पब्लिशिंग ग्रुप, ध्यान रखना, पब्लिशिंग ग्रुप, ठीक है। अमेरिका है तो अमेरिका में ही है, ठीक है। तो इसके तहत प्रकाशित होने वाली पत्रिका है अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिटोरियल बोर्ड में नियुक्त किया गया है अजीत सिंह को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ है अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ। इसके द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये किस लिए आयोजित किया गया? आयोजित किया गया है व्यावसायिक, देखिए, व्यावसायिक जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण के लिए। तो व्यावसायिक जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ के द्वारा। तो अब ये भी एक संस्था ही है। अब ये जो है ये भी किसी के अंतर्गत आता होगा। तो ये है अटल इनोवेशन, अटल इनोवेशन, है ना, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, है ना। तो ये नीति आयोग के तहत आता है, ठीक है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत द्वारा समर्थित है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, किसके लिए? व्यावसायिक जैविक खेती एवं प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। किताब है, नाम है इसका बॉडीज
ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर मिश्रा, ध्यान रखना इनका नाम, ठीक है। फिर एक म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है, एक म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है 2000 वर्ग फीट में है, 2000 वर्ग फीट की एक म्यूरल पेंटिंग बनाई गई है, तो वो अभिषेक सिंह है, एक कोई बिहार के ही है, तो इनके द्वारा बनाई गई है। ये दादा साहब फाल्के के पेंटिंग बनाए थे, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के की म्यूरल पेंटिंग बनाए थे, जिसका एरिया था 2000 वर्ग फीट। इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ध्यान रखना। तो अभिषेक सिंह ने इसको बनाया था, अभिषेक सिंह बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये है एक सुंदरवन, सुंदरवन कलकत्ता वाले से, मतलब पश्चिम बंगाल से मत कनेक्ट करिए, ये भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। तो भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? सुंदरवन। सुंदरवन कौन सा? आपका भागलपुर में है, भागलपुर में स्थित है सुंदरवन, जो कि भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। अब क्या होगा कि ये जो सुंदरवन की जमीन है वो सरकार की हो जाएगी इसमें, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि 99.87 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार देगी, किसको? सुंदरवन की जमीन के बदले में। किसको देगी? राज्य को देगी, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज। तो सुंदरवन भागलपुर में है, ध्यान रखना इसका, एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सुसंवेदना क्या है भाई? सुसंवेदना जो है पटना एम्स में पेन एंड पैलिएटिव केयर वार्ड का नाम है, पेन एंड पैलिएटिव केयर वार्ड का नाम है सुसंवेदना, जो कि कहाँ पे है? पटना एम्स में, ठीक है। चलिए आगे चलें। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड क्या है ये? शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन के द्वारा लिखित किताब का नाम है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। इसका विमोचन किया है कौन? किसने विमोचन किया? इसका विमोचन किया है जस्टिस मृदुला मिश्रा ने, जस्टिस मृदुला मिश्रा ने इसका विमोचन किया है, ठीक है ना, मृदुला मिश्रा ने इसका विमोचन किया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विमोचन किया जस्टिस मृदुला मिश्रा ने, लेखक हैं शिवाजी प्रसाद और डॉक्टर अर्जुन, ठीक है ना। किताब का नाम है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर उषा शर्मा है, डॉक्टर उषा उषा शर्मा है, इनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, किसमें? इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एवं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर उषा शर्मा को, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज भी होंगे, इसलिए जितना भी बता रहे हैं उतना तो ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी कॉपी में पूरा का पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ पेड ग्रुप में दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे हैं विबंदर प्रधान, विबंदर, विबंदर नाम है इनका, ठीक है, विबंधर प्रधान है ये बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, नाम इनका इसीलिए आया कि बिहार कैडर के आईएएस हैं ये, विबंदर विबंधर प्रधान बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी इसलिए इनका नाम आया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए
आगे डॉक्टर रामादास हैं कोई, डॉक्टर रामादास हैं, इनको लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। डॉक्टर रामादास हैं, लोक को डॉक्टर रामादास हैं को क्या है ये? डॉक्टर रामादास कथक कलाकार हैं, ठीक है ना। डॉक्टर रामादास कथक कलाकार हैं ये, ठीक है। तो कथक कलाकार हैं ये डॉक्टर रामादास, इनको लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो क्या प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर रामादास किस क्षेत्र से संबंधित? तो आपको पता होना चाहिए, कथक कलाकार है। इनको लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसको 2020 के लिए किसको चुना गया? डॉक्टर रामादास को चुना गया। ये भी हो सकता है कि वह कथक कलाकार जिसे लोकनायक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रामादास को चुना गया, ठीक है। इस तरीके से कई तरीके से आप घुमा फिरा सकते हैं इसको। एक है कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर, क्या भाई? ये नालंदा में स्थापित हुआ है। कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर नालंदा में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर, जो नालंदा में स्थापित है, वो आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुआ है। और किसी कार्यक्रम के तहत स्थापित हुआ होगा, तो उस कार्यक्रम का नाम है, बिहार का है, ठीक है। तो राज्य उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत, राज्य उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत नालंदा, बिहार के नालंदा जिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। समझ गए? चलिए फिर आगे है सखी अभियान है। सखी अभियान है, अच्छा, सिताब दियारा जगह का नाम है। अभी ये हाल ही में 11 अक्टूबर को ये था कुछ यहाँ पे। तो सिताब दियारा से बताना, सिताब दियारा नामक जगह से संबंधित कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है बिहार में? तो ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। नहीं पता होगा तो हम बताएंगे, हो सकता है अभी आपकी समस्या सॉल्व हो जाए आगे यहीं पे, ठीक है। तो सखी अभियान क्या भाई? जो सखी अभियान है, बीजेपी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार नहीं लिखे हैं विधानसभा चुनाव, तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी की जो महिला मोर्चा है, राजनीतिक पार्टी के जो महिला मोर्चा है, उनके द्वारा महिला वोटर को बूथ तक पहुंचाने के लिए सखी अभियान शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक पार्टी के महिला मोर्चा ने क्या किया है कि महिला को वोटर को बूथ तक पहुंचाने के लिए सखी अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना कि पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई कहाँ पे? पटना उच्च न्यायालय में, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल, ये क्या है भाई? इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल है, 7वां संस्करण है इसका। 11 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है ये, ठीक है। आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल का 7वां संस्करण 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? विश्व मगही परिषद की ओर से, विश्व मगही परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मगही चौपाल के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया 11 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। हम बोल रहे थे सिताब दियारा पूछा था हमने, मत बताइए आप लोग। ये है सिताब दियारा। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा नामक जगह। बिहार के हैं, प्रसिद्ध नेता भी रहे हैं, ठीक है। तो
यही हम प्रश्न पूछे थे आपसे। इनकी अभी जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो ये चीज थे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बैबल राम कलामन नाम है। बैबल राम कलामन नाम है, ये बिहार के हैं, ठीक है। बैबल राम कलामन बिहार के रहने वाले हैं, बिहार वंशी हैं, देखिए। और ये सेशल्स के राष्ट्रपति भी हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बिहार के अगर हैं, बिहार वंशीय हैं, तो बिहार में कहाँ से हैं भाई? ध्यान रखना है कि गोपालगंज के रहने वाले। इनका जो पैतृक आवास है वो कहाँ है? गोपालगंज। गोपालगंज गंज कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा, गोपालगंज जिला है, वहाँ के हैं ये, ठीक है। बैबल रामकलावन इनका पैतृक आवास है, जो सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। अब आगे है, पटना में विश्व का सबसे बड़ा मास्क फेस मास्क बनाया गया। क्यों बनाया गया? विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पटना में विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया गया है, ठीक है। आगे भी अगला है बिहार पर्यटन सम्मेलन। बिहार में नहीं हुआ है, ठीक है, न्यू जर्सी में हुआ है, ठीक है। तो बिहार पर्यटन सम्मेलन न्यू जर्सी में मनाया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये भी ध्यान रखना। तो बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा आयोजित हुआ है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? न्यू जर्सी में, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यू जर्सी में मनाया गया है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बिहार पर्यटन सम्मेलन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे उषा किरण खान, ये कौन है भाई? उषा किरण खान, इनकी एक किताब है, कहानी संग्रह है, नाम है खेलत खेलत गेद गिरत यमुना में। खेलत खेलत गेंद गिरत यमुना में, इनका एक कहानी संग्रह है, ठीक है। इसका विमोचन हुआ है अभी। तो ध्यान रखना कि पूछ सकते हैं खेलत खेलत गेंद गिरत यमुना में किसकी किताब है? तो उषा किरण खान की किताब है, ठीक है। दूसरी चीज, इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और 2020 में इनको प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। 15 में पद्मश्री और 20 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रबोध साहित्य सम्मान क्या है तो आपको पता होना चाहिए। मैथिली भाषा, मैथिली बोली जाती ना, कोंकणी, मरकू, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना। अंतिम बार जो 4 भाषाएं जोड़ी उसमें मैथिली थी, शामिल की गई थी, जो जिनको चारों को जोड़ 22 बनाई गई है ना, ठीक है। तो मैथिली भाषा है। तो मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? प्रबोध साहित्य सम्मान। तो प्रबोध साहित्य सम्मान किससे संबंधित है? मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 2020 में उषा किरण खान को दिया गया है। 2015 में ही इनको पद्मश्री भी दिया गया था। इनकी किताब का एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है खेलत खेलत गेद गिरत यमुना में। इसका विमोचन भी अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा बताएं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई? एक चीज है, देखिए, हो सकता है एक प्रश्न और आए यहाँ पे कि बैंगन की जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, प्रतिबंधित है ना बैंगन, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है उसकी वो प्रतिबंधित है। तो ये बिहार के साथ साथ 8 राज्यों, बिहार भी है उसमें और भी है, तो बिहार सहित 8 राज्यों में प्रतिबंधित फसल है। इसको क्या किया गया, फसल की जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फील्ड निरीक्षण व वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति को बिहार में भेजा गया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बिहार सहित 8 राज्यों में प्रतिबंधित है, तो वो बिहार भी इसमें शामिल है, ठीक है।
बैगन की प्रतिबंधित प्रजाति है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। हाँ, सितंबर में बेरोजगारी दर, सितंबर में बेरोजगारी दर क्या है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन जारी करता है। जारी करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। कौन जारी कर रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किया जाता है बेरोजगारी दर। ठीक है, की सूची जारी की जाती है भाई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा बेरोजगारी दर की सूची जारी की जाती है। अब इसमें देखिए, राष्ट्रीय औसत दर हमारे यहाँ भारत का जो औसत दर है वो है 6.67% है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज है कि उत्तराखंड पहले स्थान पर आता है। इसके एवज में देखा जाए सितंबर में जो आंकड़ा आया है, तो उत्तराखंड पहले नंबर पे है 22.3% के साथ टॉप किया। ठीक, दूसरा सेकंड पोजीशन पे आपका हरियाणा है 19.7%। ठीक है, और थर्ड पोजीशन बिहार, बिहार 11.9%। ठीक है ना, तो बिहार 11.9% है। ये चीज़ ध्यान रखना है, बिहार की बेरोजगारी दर क्या है, का आंकड़ा कितना है। और वैसे पहले और दूसरे को ध्यान रखना जरूर है कि उत्तराखंड का पहला स्थान, दूसरा स्थान हरियाणा। ठीक है, सब कहते हैं बहुत अमीर हरियाणा है ना। चलिए ठीक है, तो पंकज कुमार हैं। पंकज कुमार कौन भाई? बिहार हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पंकज कुमार को। ठीक है, पंकज कुमार को बिहार हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये दूसरी बार है, ऐसा नहीं है, एक ही बार नहीं, दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार हो गई। इनको दूसरी बार बिहार हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? पंकज कुमार को। और एक चीज लगे हाथ ये भी ध्यान रखना है कि एक है ब्रज किशोर शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा है। तो ब्रज किशोर शर्मा को महासचिव बनाया गया, इसी का बिहार हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष है पंकज कुमार, और इसके महासचिव हैं ब्रज किशोर शर्मा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने उनके बारे में नहीं लिखा था इसमें, है ना, पंकज कुमार के बारे में लिखा था, ब्रज किशोर शर्मा के बारे में नहीं लिखा। तो ये महासचिव नियुक्त किए गए हैं बिहार हैंडबॉल संघ के। ठीक है, चलिए एक है ई कमल वेबसाइट लॉन्च की गई, ई कमल वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो कमल चुनाव चिन्ह भी है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो उसके द्वारा होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया काम। विधानसभा चुनाव में ई कमल वेबसाइट लॉन्च की गई। ठीक है, बिहार चुनाव में, बिहार बिहार विधानसभा चुनाव में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ई कमल वेबसाइट लॉन्च किया गया है। चलिए आगे है, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के खर्च की सीमा जो कि पहले 28 लाख हुआ करती थी, है ना, 28 लाख हुआ करती थी, वो अब हो गई 10% बढ़ा दिया गया, तो 30.8 लाख हो गया। पहले 28 लाख थी, अब 10% बढ़ाया गया, 2.8 लाख, 2,80,000 बढ़ गया ना। तो 2,80,000 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 दो 30, 30,80,000 रुपये अब प्रत्याशी के खर्च की सीमा है। ध्यान रखना कितनी खर्च की सीमा है, तो 30,80,000 रुपये, ऐसे बता सकते हैं 30.8 लाख। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए आगे देखते हैं। सोलर संवाद यात्रा है। अब ये सोलर संवाद यात्रा क्या है? सोलर संवाद यात्रा बिहार के 10 जिलों में यात्रा होगी, यात्रा है तो यात्रा होगी 10 जिलों में। शुरुआत हो रही पटना से, समापन होगा बेतिया में। पटना से शुरुआत हो रही है और समापन किया जा रहा है इसका बेतिया जिले में जाके। ठीक है,
अब इसके और भी ज़िले हैं, कौन कौन से पटना से शुरू हुआ, तो गया है, फिर रोहतास, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, दरभंगा है, पूर्वी चंपारण है, फिर पश्चिमी चंपारण भी है इसमें, ठीक है। तो इन सारे जिलों के नाम याद रखने हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए, सोलर संवाद यात्रा निम्नलिखित में से कहाँ पे नहीं गई हुई है, ठीक है, उनमें से कौन शामिल नहीं है, ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कौन कौन शामिल है। तो ये ध्यान रखना, शुरुआत कहाँ हुई, समापन कहाँ हुआ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो हो गया सोलर संवाद यात्रा। तो सोलर संवाद यात्रा को हम अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सोलर संवाद यात्रा की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत किसने की है, यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान होना चाहिए कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड एनर्जी डेवलपमेंट, सी, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एनर्जी एंड सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है अक्षय सोलर संवाद यात्रा। यही किस लिए आयोजित किया गया, अक्षय ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक। दूसरी चीज है, वो तो हो गया कि 10 जिलों में आयोजित हुआ, ही पटना से शुरू हुआ, बेतिया में समापन हुआ है। आयोजन किया था सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने। इस पहल की शुरुआत किसने की थी, ये ध्यान रखना है। इस पहल की शुरुआत की है, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये, पद्मश्री से सम्मानित हैं, नाम है इनका सुधा बिरगिज। तो पद्मश्री सुधा बिरगिज ने इसकी शुरुआत की, पद्मश्री सुधा बिरगिज ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। आयोजन किया है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने। अक्षय सोलर संवाद यात्रा 10 जिलों में चली है, पटना से शुरू हुई, बेतिया में जाकर खत्म हुई, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, निधि कुमारी है कोई, निधि कुमारी कौन भाई, निधि कुमारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के द्वारा बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको निधि कुमारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के द्वारा बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी है सब बिहार से ही संबंधित है, अगर बिहार का नाम नहीं आता तो आप अपने आप समझ जाइए बिहार से ही संबंधित होगा, है ना। चलिए, एक है साइबर सेनानी ग्रुप, ये क्या है भाई, साइबर सेनानी ग्रुप। तो साइबर सेनानी जो ग्रुप है, ये बिहार पुलिस द्वारा संचालित है। पहली बात तो बिहार पुलिस के द्वारा संचालित है, साइबर सेनानी ग्रुप बिहार पुलिस के द्वारा संचालित है। इसमें शकील अहमद हैं, शकील अहमद को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया। साइबर सेनानी ग्रुप का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है शकील अहमद को, जिसकी शुरुआत बिहार पुलिस द्वारा संचालित किया गया, ठीक है, जिसका संचालन बिहार पुलिस कर रही है, ठीक, सीधी बात है। चलिए आगे, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण हुआ है, अभी बिहार में ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है ना, तभी नाम आया इसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण हुआ, ये पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है, इसमें ललित चंद्र द्विवेदी ने, ठीक है, इसका लोकार्पण किया है, ठीक है। आयोजन पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लोकार्पण किया ललित चंद्र द्विवेदी ने, ठीक है। चलिए आगे भी, अब भाई पंकज कुमार प्रियम है, पंकज कुमार प्रियम को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पंकज कुमार प्रियम को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
किस लिए सम्मानित किया गया? साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान दिया था इन्होंने, इसके लिए। ठीक है, साहित्य सेवा में सक्रिय योगदान देने के लिए पंकज कुमार प्रियम को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वो भी कब किया गया? किसी अवसर पे किया गया होगा, तो गांधी जी की 151वीं जन्म दिवस मनाया गया। गांधी जी का 151वां जन्म दिवस, जयंती मनाई गई, उस अवसर पर इनको सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, गांधी जी का 151वां जन्म दिवस था। ठीक है, चलिए आगे। संजय मिश्रा, संजय मिश्रा कौन है? स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दो बार हो गया, पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए हो गया दो बार, गलत एक बार काट देते हैं। तो स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया इनको। पटना नगर निगम ने संजय मिश्रा को स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए संजय मिश्रा को पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर आगे हैं मधु महाजन। बालकृष्णन मधु महाजन कौन है ये? इस 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जो, इसमें चुनावी खर्चों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया इनको। मधु महाजन और बालकृष्णन को चुनाव आयोग के द्वारा 17वें बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्चों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, मधु महाजन और बालकृष्णन, ध्यान रखना। बिहार विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर कौन? किशोर चौधरी है, डीएम। किशोर चौधरी डीएम है। बिहार विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए किशोर चौधरी, जो कि डीएम है। कहाँ का डीएम है? ये कैमूर जिले के डीएम है। ठीक है, ये कैमूर जिले के डीएम है भैया, कैमूर जिले के डीएम है किशोर चौधरी, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार विधानसभा चुनाव का। किसके द्वारा बनाया गया होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया, बनाया नहीं गया, बनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब सिफारिश की गई थी तो इन्हीं बनाया गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 2018-19 में क्या हुआ है कि राज्य के वास्तविक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? 2018-19 में राज्य के वास्तविक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा वायु परिवहन क्षेत्र का। कितना? 36%। वायु परिवहन क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान बिहार राज्य के वास्तविक विकास में रहा, वो भी कब? 2018-19 में। ठीक है, संजय कुमार सिंह है, आईएएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, इनको अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं अधिकारी संजय कुमार सिंह। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो किसको? संजय कुमार सिंह को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा आगे है श्रेयसी सिंह। ये कौन है? श्रेयसी सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं ये। ठीक है, श्रेयसी सिंह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। जमुई विधानसभा प्रत्याशी रही हैं, जमुई विधानसभा प्रत्याशी भी रही हैं, वहां से उन्होंने मतलब चुनाव लड़ा था। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ी थी। श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटर, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, जमुई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। ठीक है ना। चलिए, ये है बिहार आलू अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे है भाई?
मिलान करने के लिए आ सकता है, तो बिहार आलू अनुसंधान केंद्र पटना में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बिहार आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 1949 में। ठीक है, ये ऐसे क्यों, कोई बात रही होगी। तो 1949 में जब से स्थापित हुआ है, 70 साल में ऐसा हुआ कि इसमें आलू के बीजों के उत्पादन की प्रक्रिया पहली बार ऐसा हुआ कि बंद हो गई। आलू के बीजों के उत्पादन की प्रक्रिया जो है पहली बार ऐसा हुआ कि बंद हो गई। ठीक है, चलिए, तो इसलिए न्यूज में रहा। हेमंत कुमार है, हेमंत कुमार महाकवि ब्रजनंदन सहाय मोहन प्रेमयोगी स्मृति सम्मान 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। हेमंत कुमार को महाकवि ब्रजनंदन सहाय मोहन प्रेम योगी स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। किसको, नाम है हेमंत कुमार को। ठीक है, हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। चुनावी पाठशाला और निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनावी पाठशाला और निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया है। चुनावी पाठशाला और निर्वाचन, है ना, निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? पटना के सभी मतदान केंद्रों पर। पटना के सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चुनाव से संबंधित एक और ध्यान रखिए कि देश भर में जो विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों की संख्या है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार देश में, बिहार का 5वां स्थान है जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोग हैं। ठीक है, तो देश भर में विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार का देश में 5वां स्थान, मतलब, ठीक है ना, तो 5वां स्थान है बिहार का। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि 5वां स्थान बिहार का था विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित लोगों के मामले में। ठीक, संख्या के मामले में। ठीक, फिर अच्छा, 100 साल के बाद जमीन सर्वे का पहला चरण शुरू हुआ है। 100 साल के बाद जमीन सर्वे हो रहा है। इसके पहले चरण में 20 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, और ये जो होगा ये हवाई और जमीनी दोनों स्तर पर होगा। ये जो सर्वे किया जाएगा, जमीन का सर्वे, ये हवाई और जमीनी स्तर दोनों पर किया जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे भी देखते हैं। अब आगे क्या है, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा टाइड 2.0 स्कीम चलाई गई है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा टाइड टाइड है 2.0 स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो इसमें, इसके तहत बिहार के 4 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। इसमें बिहार के 4 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। नाम क्या है? ट्रेवल बैट कंपनी एक स्टार्टअप हुआ। दूसरा है ऑजी टेक्नोलॉजी, ट्रेवल बैट कंपनी, ऑजी टेक्नोलॉजी, दबकेट सॉल्यूशन, PLJR इन्फोटेक। तो 4 कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं बिहार के, इनको इसमें टाइड 2.0 में स्कीम में शामिल किया गया है। ये केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, टाइड 2.0 स्कीम, इसमें बिहार के 4 स्टार्टअप्स हैं। ट्रैवल ट्रैवल बैट ट्रैवल बैट कंपनी, ओजी टेक्नोलॉजी, दबकेट सॉल्यूशन, है ना, PLJR इन्फोटेक। ठीक, चलिए आगे 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 देखते हैं। आदिम इमाम जैबी नाम है भाई, आदिम इमाम जैबी नाम है इनका। आदिब आदिब नाम है, गलती से आदिब आदिब इमाम जैबी नाम है इनका। तो आदिब इमाम जैबी जो हैं,
एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय का उर्दू में अनुवाद किया इन्होंने आदिब इमाम जैबी। तो संस्कृति के 4 अध्याय का उर्दू में अनुवाद किया आदिब इमाम जैबी ने। ये किताब किसकी रचना किसकी है? तो दिनकर की रचना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसका उर्दू अनुवाद किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो आदिब इमाम जैबी के द्वारा किए गए, ठीक है। चलिए, साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण हुआ है। साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण हुआ है, ठीक है। तो बिहार हिंदी सम्मेलन के द्वारा शिव पूजन सहाय पर आधारित है। साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण हुआ है जो कि बिहार हिंदी सम्मेलन के द्वारा किया गया है और यह शिव पूजन सहाय पर आधारित है। बिहार हिंदी सम्मेलन के द्वारा शिव पूजन सहाय पर आधारित साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। कुछ किताबों के बारे में ध्यान रखना। कागज की नाव, मैला आंचल, ठुमरी, ठीक है। साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण हुआ है बिहार हिंदी सम्मेलन द्वारा शिव पूजन सहाय पर आधारित है, ठीक है। ये चीज हो गई। आगे भी है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद, तो इनका नाम क्यों आया? ये भागलपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, भागलपुर के रहने वाले हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं ये, ठीक है। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो उसके अवसर पर यूएन और इंडोनेशिया सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें इनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। उनको इसमें इनको आमंत्रित किया गया था। तो अब विश्व पर्यावरण दिवस है, 2020 का होगा ना, तो इसकी थीम भी पता होनी चाहिए आपको। तो देखिए, इसकी थीम थी जैव विविधता, ठीक है। सबसे पहला जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 1974 में मनाया गया था। ध्यान रखना, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था और ये यूएन के द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यूएन के द्वारा आयोजित किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम थी 2020 में जैव विविधता। नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद अफजल अहमद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं निक्की शर्मा रश्मि। निक्की शर्मा रश्मि नाम है इनका। इनको ये भी भागलपुर के हैं, ये भी भागलपुर के रहने वाले हैं। ये मदर्स प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। भागलपुर निवासी निक्की शर्मा रश्मि हैं। इनको मदर्स प्राइम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये भारत जर्नलिस्ट काउंसिल की सदस्य भी हैं। भारत जर्नलिस्ट काउंसिल की सदस्य हैं। साथ में भारत भारती साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया इनको। भारत भारती साहित्य सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। कब? गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जयंती के अवसर पर अभी किया गया होगा 2 अक्टूबर। तो 151वां जन्मदिन रहा गांधी जी का, है ना। अभी हमने पीछे भी बताया था ये चीज, ठीक है। आगे भी हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार कौन है? ये राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए हैं किसके? फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए सुनील कुमार। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि इनको दूसरी बार चुना गया है इसके लिए, ठीक है। चलिए, इनको दूसरी बार इस चीज के लिए चुना गया है। एक है एनकोर ऐप।
एनकोर ऐप क्या भाई? एनकोर ऐप जो है वो प्रत्याशियों के नामांकन से निर्वाचन तक की जानकारी के लिए विकसित किया गया। प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया होगा, निर्वाचन संबंधित है, तो प्रत्याशियों के नामांकन से लेके निर्वाचन तक की जानकारी के लिए विकसित किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसका काम भी कुछ होगा, विकसित किया गया है इनसे लेके यहाँ तक, निर्वाचन से लेके नामांकन से लेके निर्वाचन तक। तो इसके माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के जो भी सभी प्रत्याशी होंगे उनके सबके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतलब किसी भी क्षेत्र का विधानसभा प्रत्याशी हैं तो उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। वो उस ऐप का नाम है एनकोर ऐप। ठीक है, इसको शुरू किया है निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, एक और है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बूथ ऐप चालू किया गया है बिहार में। ठीक है, बूथ ऐप, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बिहार में बूथ ऐप की शुरुआत हुई है। बिहार में यह दूसरी बार हुआ, विधानसभा चुनाव में ही हुआ होगा, तो बिहार में दूसरी बार हुआ कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बूथ ऐप का यूज किया गया, उपयोग किया गया। और पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में इसका उपयोग किया गया था। तो बूथ ऐप का पहली बार प्रयोग समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में किया गया था, दूसरी बार अब किया गया है। किसके लिए यूज होता है ये? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, है ना। आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी PDF हम आपको पेड ग्रुप में दे देंगे, बस आप लोग लेकिन वीडियो को भी देखें, साथ में PDF भी पढ़ते रहें, क्योंकि जो भी PDF दी गई हैं वो इम्पोर्टेंट्स हैं और अच्छी हैं। अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम में मायूसी नहीं, मतलब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप उसमें ज़रूर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ठीक है।